प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का पाठ 7 मौर्यकालीन भारत। इसमें हम क्या देखेंगे? एक यूनानी ग्रीक सम्राट सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य। मैंने दो बातें के विषय में हम बृहद रूप से जानेंगे। एक तो यूनानी ग्रीक सम्राट सिकंदर जो था उसने आक्रमण कैसे किया, और मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुई, कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ, कौन कौन शासक थे, क्या प्रशासनिक विभाग थे, इत्यादि बातों को हम जानेंगे। क्या तुम जानते हो? ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 518 के लगभग ईरान के दारियुस नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया। दारियुस ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। माने वो जीतते आए और पंजाब तक दारियुस ने जीता, हमारे देश में पंजाब प्रांत तक। इस सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट दारियुस के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। सम्राट दारियुस ने अपने साम्राज्य में स्वतंत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया और इससे व्यापार करना सुलभ हो गया। सम्राट दारियुस के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस ईरान में है। इस समय पर्सिपोलिस कहाँ है? ईरान में। तो उसने वहाँ से जब दारियुस का आक्रमण हमारे देश पर हुआ तो हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हुए। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म से रिलेटेड बातें और मुद्रा इत्यादि का प्रचलन हमारे देश में भी हुआ, जिससे आदान प्रदान, व्यापार इत्यादि बातों में बढ़ोतरी हुई। इससे हमारे देश को माने एक तरह से लाभ हुआ। अभी देखिए, यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। यह सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला पहुंचा। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किए। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसने सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उन्हें मातृभूमि को लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अभी महीनों जब युद्ध चलता है तो उसमें सैनिकों को बहुत कष्ट होता है, रहने में, खान पान, रसद सामग्री इत्यादि, और रोज उठ करके वही काम करना, युद्ध लड़ना। तो इस तरह से सैनिक बहुत हताश हो गए। उसके सैनिक थक गए, काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था। उन्हें मातृभूमि की लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी और वो अपने देश को वापस लौटना चाहते थे। सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो उन्होंने सिकंदर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया कि अभी हम लोग वापस जाएंगे, अब हमारी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है आगे युद्ध करने की। सिकंदर के पीछे हटना आवश्यक हो गया था। इसलिए जब सेना ही नहीं युद्ध करना चाहती है तो इसलिए सिकंदर भी हताश हो गया कि अब हमें पीछे लौटना पड़ेगा। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्रप कहा गया। ऐसे प्रदेशों को जो वो जीत चुका था तो उनका क्या करता? उनको देखभाल और उसको चलाने के लिए उसने यूनानी सैनिकों में ही किसी न किसी को वो राज्य सौंप दिए। इस प्रकार से उस प्रदेश को हम सत्रप कहते हैं। सत्रप माने उसको देखभाल करने वाला। इसके बाद वह लौट गया
परंतु बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान इराक में है। यह स्थान बेबीलोन, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्तिकला और भारतीय कला शैली का प्रभाव पड़ा। इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। ठीक है, वो गांधार शैली उसको कहते हैं कि जिस तरह से सिकंदर के जो परिवर्तन हुए, जिस उस समय जो वेद साहित्य थे, यहाँ तक देखिए जो इतिहासकार थे उस समय सिकंदर के साथ, उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। इस शैली का निर्माण हुआ, उसे गांधार शैली कहते हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। माने जो सिक्के वो लोग उस समय प्रचलन में थे, जो सिक्के वो ढालते थे, उन सिक्कों पर किसी पशु की चित्र होता था और राजा का भी चित्र होता था और उसमें कुछ यूनानी भाषा में लिखे होते थे। कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किए। बाद में भारत के राजाओं ने भी इसी प्रकार के सिक्के बनाए। मौर्य साम्राज्य, अभी ये रही सिकंदर की कहानी। तो सिकंदर की कहानी क्या थी कि वह कई महीनों तक युद्ध लगातार लड़ता रहा। उसके सैनिक थक गए और उसके सैनिकों को तमाम तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हमको अब अपने वतन वापस जाना है। और सिकंदर के बहुत कहने पर भी वो नहीं माने। अंततोगत्वा सैनिक वापस चले गए और उसी सैनिकों में से वो जीते हुए राज्य को एक सत्रप बना करके एक एक को सौंप गया, छोटे छोटे राज्यों को। और जा करके लौटते हुए 323 ईस्वी में बेबीलोन में मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। चंद्रगुप्त मौर्य, अभी मौर्य साम्राज्य का कैसे आगमन हुआ वो देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के स्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के राजा घनानंद की अत्याचारी अन्यायी शासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए थे। मगध के राजा इसके पहले थे घनानंद। वो अन्यायी और अत्याचारी था, उससे जनता त्रस्त थी। उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। ईसा पूर्व 325 उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया। अवंती और सौराष्ट्र को जीता। सिकंदर द्वारा नियुक्त किए गए सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए। जो सत्रप सिकंदर ने नियुक्त किए थे वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही राज्य की लड़ाई करने लगे। इसलिए ये भी मौका उसको मिल गया और उन्होंने कुछ सत्रपों को भी जीत लिया। सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा। सिकंदर मर गया तो सेलुकस निकेटर जो था वो बेबीलोन का राजा बन गया। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेलुकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट। सेलुकस निकेटर हार गया और हारने के बाद काबुल, कंधार, हेरात ये सब अफगानिस्तान के भाग हैं जो मौर्य साम्राज्य में मिल गए। संस्कृत नाटककार विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है। इस नाटक में घनानंद का संहार कर चंद्रगुप्त ने अपनी सत्ता इस प्रकार स्थापित की, इस कथानक को व्यक्त किया गया है। ठीक है,
इस कथानक में आर्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य के योगदान को विशेष महत्व दिया गया। उसमें कौटिल्य थे, आचार्य कथानक थे, आचार्य थे, तो उन्होंने जो लिखा है उसी को बेस बना करके ये बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखिए। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर कहाँ का राजा था? बेबीलोन का। जब सिकंदर मर गया तो बेबीलोन का वो राजा बन गया। अभी मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। उसका इंडिका ग्रंथ में लिखित यह तत्कालीन लेखन मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करने के लिए उसके द्वारा जो लिखा गया था एक ग्रंथ इंडिका, उसमें उसने सारी स्थितियों का वर्णन किया था। गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इस उल्लेख का शिलालेख पाया जाता है। सुदर्शन नामक बांध ये राजस्थान, जूनागढ़ राजस्थान में बनवाया गया था। तो इसका जो है जिक्र उस ग्रंथ में मिलता है। क्या तुम जानते हो? जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। जीवन के अंतिम समय में अपने राज्य पद का त्याग किया था। अपना शेष जीवन उसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में व्यतीत किया। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, इस प्रकार से कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में वो मर गया। सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त द्वारा राज्य पद का त्याग किए जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ। राजा बनने से पूर्व उसकी नियुक्ति तक्षशिला और उज्जैनी के राज्यपाल के रूप में की गई। देखो, राजा बनने के पहले वो राज्यपाल रह चुका था, इसलिए उसको थोड़ा सा अनुभव था। राज्यपाल के रूप में कार्य करने तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान उड़ीसा राज्य में था। इस समय उड़ीसा राज्य जो भारत का है वो कलिंग राज्य था। उस समय सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। इस प्रकार से यहाँ से वहाँ तक फैला था। ये आप देखिए, अफगान उसका सम्राट अशोक का राज्य विस्तार पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्व दिशा में बंगाल, पश्चिम सौराष्ट्र तक था। इतना उसका विस्तार था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। उसके दृष्टि से सत्य, हिंसा और दूसरों कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। उसकी दृष्टि से सत्य, हिंसा और दूसरों के प्रति दया और क्षमावृत्ति जैसे गुण महत्वपूर्ण थे। अशोक ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकरवाए। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवानाम पियो प्रियदर्शी, ईश्वर का प्रिय प्रियदर्शी, इस रूप में किया है। राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां हुए संहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है। तो इस प्रकार से कलिंग युद्ध से जो रक्तपात हुआ, वो रक्तपात देख करके अशोक का हृदय पिघल गया और उसने सोचा कि लोगों को मार करके
हम ये ज़मीन हासिल कर रहे हैं, ये बहुत ही पाप है। और उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है। ये मैप में देखिए यहाँ पर ये भारत यहाँ तक है। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हो, ये जो काली लाइन है ये इंडिया है, आज का भारत, ठीक है। यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये क्या, अशोक का साम्राज्य कहाँ से था, देखो लाल रेखा से दिखाया गया है। यहाँ से ये देखो लाल रेखा, माने इधर जो है यहाँ तक, नीचे आएंगे तो यहाँ तक ये लाल रेखा है, यहाँ तक अशोक का राज्य था इतना, ठीक है। तो ये भारत यहीं तक है। भारत के बाहर यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब राज्य भारत में अशोक ने जीत करके मिलाए थे। तो इस प्रकार से का साम्राज्य विस्तार हुआ था। आगे देखिए, अशोक, सम्राट अशोक के दिल्ली टोपड़ा के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गैंडा आदि का शिकार न करें, जंगल में आग न लगाएं जैसे कठोर प्रतिबंध लिख कर रखे हुए। तो ये उसने शिलालेख में छपवाया कि जीवों पर दया करें, जीवों को न मारें, जंगल में आग न लगाएं, इस तरह की बातें। अशोक धर, ये देखिए सम्राट अशोक की तस्वीर है, एक तरह शिलालेख है, शिला पर छपवाए गए उकेरे गए चित्र है, व्यक्ति चित्र। अशोक का धर्म प्रसार कार्य। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटी को भेजा श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया था। तो अशोक सम्राट एक अच्छा राजा है, उसके विषय में बहुत कुछ हमको इतिहास में देखने को मिलता है, अच्छी बातें। तो इस प्रकार से उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी उसने अपने भिक्षुओं के द्वारा, अपने बेटी को श्रीलंका भेजा और भिक्षुओं के द्वारा उसका प्रचार भी किया। अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया, जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, छांव के लिए सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, उन्हें खुदवाए। ये सब कार्य अशोक ने किया, ठीक है, प्रजा के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए। अपने परिसर में कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से लोक कल्याणी कार्य करती हैं, इसका प्रतिवेदन तैयार करो। तुमको एक प्रतिवेदन लिखना है। जैसे हमारी बीएमसी, हम यहाँ रहते हैं मुंबई से ऐसे शहर में, तो बीएमसी बहुत सारा कार्य करती है। गटर बनवाना, रोड बनवाना, दिया बत्ती का माने इंतजाम करना, पोल लाइटिंग करना जगह जगह ताकि रात में प्रकाश रहे, पार्क बनवाना, पार्कों में प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो ये सब काम जो है हमारी स्थानीय संस्थाएं करती हैं। यहाँ हमारे यहाँ बीएमसी करती है, जगह जगह उसके ऑफिस बने हुए, जगह जगह हमको जा कर के कहेंगे तो रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए गए थे। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। प्रशासन की दृष्टि से 4 विभाग बनाए गए, उसकी सबकी अलग अलग राजधानियाँ थी। पूर्व विभाग तोसाली उड़ीसा में, पश्चिम विभाग उज्जैनी मध्य प्रदेश, दक्षिण विभाग सुवर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी, उत्तर विभाग तक्षशिला पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं, तक्षशिला यहाँ है, और देखो यहाँ पर कनकगिरी है दक्षिण में, और पश्चिम में सुवर्णगिरी
ठीक है। तो इस तरह से बनाए गए थे। कर्नाटक में कनकगिरी है, कर्नाटक इधर है। और फिर यहाँ पर उज्जैन है मध्य में। तो इस तरह से उत्तर में तक्षशिला बनाया गया था। तो ये तरह तरह के उसने विभाग बनाए और विभागों को अलग अलग केंद्रित किया, वहाँ से वो प्रशासन कार्य कर सके। ठीक है, अभी आगे देखें। राज प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद हुआ करती थी। राजा क्या कर रहा है उसको सलाह देती थी मंत्रि परिषद। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग भी सम्राट अशोक के पास था, जिससे बहुत सक्रिय गुप्तचर विभाग, मतलब एक अच्छा मौर्यकालीन में जनजीवन कैसा था। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार, अन्य उद्योगों को भी बहुत समृद्ध हुए थे। हस्तदंत पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना, रंगना, धातु कार्य जैसे व्यवसाय चलते थे। चमक वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जलपोतों का भी निर्माण बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। जलपोतों का भी निर्माण उस समय होता था और से उद्योग चलते थे। आगे देखिए, धातु कार्य में अनेक धातुओं के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की तकनीक विकसित हुई थी। लोहे की वस्तुएं नगरों और गांवों में तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। उनमें लोगों को मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। नृत्य गायन डांस वगैरह होते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। दंगल माने जैसे लड़ाई, जिसको लड़ना बोलते हैं, वो होते थे। और लोकप्रिय रथ दौड़, पांसों का खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज की अष्टपद के नाम से जाना जाता। शतरंज को अष्टपद भी कहते थे। मौर्यकालीन कला और साहित्य। सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्प कला को प्रोत्साहन मिला। शिल्प कला को प्रोत्साहित किया गया, बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। तुम जानते हो, भारत की राजमुद्रा सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ के आधार पर बनाई गई। सारनाथ में निर्मित इस मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। ये 4 सिंह हैं। प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। उनमें से एक ही चक्र पूरी तरह से दिखाई देता है। चक्र के एक ओर अश्व घोड़ा, दूसरी ओर वृषभ बैल अंकित है। राजमुद्रा की जो दिशा दिखाई नहीं देता, उस दिशा पर इसी भांति हाथी और सिंह अंकित हैं। यहाँ पर देखिए, यही राजमुद्रा पर हमारे अंकित है। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसकी तरफ 4 सिंह बनाए गए हैं, 1 2 3 और एक पीछे साइड में है। यहाँ पर चक्र उकेरा गया है और यहाँ पर घोड़ा है, वृषभ है, बैल है। तो इस प्रकार से, और पीछे की तरफ सिंह और ये बनाया गया है, सिंह और हाथी पीछे की तरफ, जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो राजमुद्रा पर यही तस्वीर छपी होती है। राजमुद्रा माने रुपया पैसा, जिस पे भी जो भी भारतीय रुपए हैं उन पे ये अशोक का ही यह स्तंभ है, यही उस पर डिजाइन किया गया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्प कला के उत्तम नमूने। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प है। सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर दिखाई देता है। भारत के राष्ट्रध्वज पर भी ये अशोक चक्र होता है। बीच में 24 तीलियों का गोल वृत्त होता है, उसको अशोक चक्र बोलते हैं। परंतु सामने से देखते समय उनमें से 3 इन स्तंभों पर चारों ओर सिंह अंकित हैं। इन स्तंभ पर चारों ओर सिंह बने हुए हैं, परंतु सामने से देखते समय उनमें से 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। यह भारत की राजमुद्रा है। अशोक के कालखंड में उकेरी गई 12 टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध हैं।
ये गुफाएं बिहार में। भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा यह है। सम्राट अशोक के मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया। सम्राट अशोक के मरने के बाद ही मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता गया और मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदय हुए। कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को हम अगले पाठ में समझेंगे। मौर्य कालीन में शासकों ने क्या किया, कौन सा काम किया, कैसे क्या, इस बारे में हम अगले पाठ में जानेंगे। ये इस तरह से कि आप जान लीजिए कि ये हमारी राजमुद्रा, रुपए पैसे सब पे अशोक स्तंभ जो है बनारस के सारनाथ में बनाया गया है, उसी को अंगीकृत किया गया है। और भी बहुत सारे 12 बार की गुफाएं, देखिए गुफा है, गुफा पर भी बहुत नक्काशीदार इस तरह से गेट वगैरह बनाया गया है। तो ये उसी काल की बनी हुई। अभी हम देखेंगे प्रश्न, सत्रपों में परस्पर युद्ध क्यों प्रारंभ हुए। ठीक है, 1.1 ये देखो पेज 31 पर है। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नंबर 2 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेज 33। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे और महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी देखो तीसरा, मौर्य कालखंड में कौन से व्यवसाय चलते थे। मौर्य कालखंड में कौन से व्यवसाय चलते थे, इधर देखिए पेज 33 पर ही है। ये देखिए मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत समृद्ध हुए। हस्ततंत्र पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना और रंगना, धातु कार्य जैसे कई व्यवसाय चलते थे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट, सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों पर किन पशुओं के शिल्प हैं। सम्राट अशोक द्वारा कौन सा शिल्प उस पर बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है पेज 34। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। के द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशु के अत्यंत उत्तम शिल्प है। ठीक है, ये हो गया। अभी बताओ तो सत्रप, सत्रप क्या चीज़ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सत्रप जो सिकंदर ने राज्यों को देखभाल के लिए नियुक्त किए थे, उनको हम सत्रप कहते हैं। देखिए पेज 30 पर, भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्रप कहा गया। यहाँ से यहाँ तक हो गया। और फिर है सुदर्शन। ये देखिए यहाँ पर है पेज 31। गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इस उल्लेख का शिलालेख में पाया जाता है इसका उल्लेख। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, फिर है देवानाम पियो पियदसी। देवानाम पियो पियदसी, ये इसने क्या, देखो पेज 33 पर 33। अशोक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों को शिलालेख और स्तंभ करवाए।
ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवानाम पीयूपीदसी ईश्वर का रूप। स्वयं माने यहाँ से आप लिखो अशोक सम्राट, ठीक है। किसने किया था ये? अशोक सम्राट ने करवाया था, अशोक ने। तो स्वयं को माने अशोक को लिख दो। अशोक ने उल्लेख देवानाम पीयूपीदसी ईश्वर का प्रियदर्शी रूप में किया, इसलिए उसको देवानाम पीयूपीदसी रूप में जाते थे। अभी है अष्टपद। अष्टपद, ठीक है। अष्टपद ये है, यहाँ देखिए पेज 34 पर। या पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद नाम से जाना जाता था। तो इतना ही आप लिख दो ना, शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। ये हो गया। अभी ये है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की व्याप्ति। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की व्याप्ति माने कहाँ से कहाँ तक था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ठीक है। यह है इधर, यहाँ देखिए पेज 31। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसने आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, माने बेबीलोन का राजा जो था उसको उसने हराया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में थे, और भी बहुत सारे प्रांत उसने अपने राज्य में हिला लिया। अफगानिस्तान से लेकर के सब थे। अभी नेक्स्ट देखिए सम्राट अशोक के साम्राज्य की व्याप्ति। सम्राट अशोक, देखिए सम्राट अशोक का तो मैंने आपको नक्शे में ही बता दिया। तो इस तरह से आप नक्शे में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है पेज 31। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल में, पश्चिम से सौराष्ट्र तक था। इतना उसकी व्याप्ति थी, यहाँ से यहाँ तक सम्राट अशोक का, ठीक है। ये हो गया। अभी हम देखेंगे जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ मिलाओ में समूह A समूह B देख लो। सम्राट अलेक्जेंडर 1 नंबर, ये ब यूनानी सम्राट। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत 2 नंबर। सम्राट अशोक मगध का सम्राट 3 नंबर। ये हो गया जोड़ियाँ मिलाओ। अभी हम ये देखेंगे तुम्हें क्या लगता है अंततः सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। सिकंदर को पीछे क्यों हटना पड़ा? क्योंकि जब उसके सैनिक थक गए, हार गए, ये देखो पेज 30, इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उन्हें मातृभूमि की लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया। सिकंदर के इसके लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया था। यहाँ तक ठीक है। अभी नेक्स्ट, यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्टपूर्ण होते थे। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्टपूर्ण होते थे। ये देखो यहाँ पर है पेज 30 पर ही है। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्टपूर्ण होते थे। सिक्कों पर एक ओर सिक्के ढालने वाले का राजा का चित्र, दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। इस तरह से सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। ये कलिंग युद्ध के बाद उसको ऐसा आभास हुआ, जब उसने बहुत सारा नरसंहार किया, तो नरसंहार के बाद उसकी आत्मा जगी और वो उसने ये कहा, जब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। देखिए पेज 31 पर है।
कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। उसकी दृष्टि से सत्य, अहिंसा और दूसरों के प्रति दया और क्षमा व्यक्ति वाले जैसे गुण महत्वपूर्ण थे। तो ये यहाँ से आता है। अच्छा, अपने शब्दों में वर्णन करो। सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो पेज 33 पर 33। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा के लिए उपलब्ध कराने पर बल दिया। लोगों को, पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों को पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। ये सब कार्य यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, मौर्यकालीन मनोरंजन का खेल के साधन। मौर्यकालीन मनोरंजन खेल के साधन ये हैं, देखो यहाँ पर पेज 34। गाँव तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। उसमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों की दौड़, लोकप्रिय खेल थे। पासों का खेल, शतरंज बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद भी कहते थे। तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आज युवान स्वांग जैसे विदेशी यात्री ये तुम्हें मिलेंगे तो तुम क्या करोगे। युवान स्वांग एक चीनी विदेशी यात्री था जो भारत की यात्रा की और भारत के विषय में उसने बहुत कुछ लिखा अपनी बुक में, और बौद्ध धर्म के विषय में भी बहुत जानकारी उसने प्राप्त किया भारत से, जो यहाँ की जानकारी ले जा करके अपने यहाँ चीन में भी प्रसारित किया। तो इस तरह से युवान स्वांग एक भारत में जो आया था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसने यहाँ के बौद्ध धर्म को ले जाकर चीन में प्रसारित किया। तो इस प्रकार से ये आप लिखेंगे पाठ। धन्यवाद।